नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। केवल इतनी भर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली इसकी आत्मा है। साथ ही ये सब पर्यावरणीय जो संतुलन है, उस संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी अनेक पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन दोनों ही देने का काम करती हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, वन और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन आज हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रयास की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर पहले के समय में जहाँ जल स्रोत होते थे वहाँ पूजा की जाती थी, उसको पवित्र स्थान माना जाता था। और यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जहां एक और पंचामृत संकल्प और नेट जीरो इमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं या प्रतिबद्धताएं हैं, उनको बहुत मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा है। चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी मंच हो, हर मंच पर इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया है। वहीं लाइफ मूवमेंट अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों की भी शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। और पिछले वर्ष से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर में 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में प्रकृति संरक्षण के दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित हुआ है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम कर रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही हैं। इसी क्रम में हम अब प्रकृति उपासना के अपने जो हमारा प्रत्येक वर्ष एक बड़ा अभियान हम सब लेते हैं राज्य भर के अंदर, हरेला पर्व, वो प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में हम इसको बहुत बृहद स्तर पर मनाते हैं और बड़ी संख्या में हम इसमें पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, वर्षा आधारित नदियां जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से काफ़ी काम हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं या सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक
बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही चार धाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं। साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से आत्मानुशासन अपनाना है। उसी के साथ हमने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर वो पूरी तरह उसको यूज में न लाएं और अपने साथ एक बैग साथ में लेकर आए, गाड़ी में एक बैग की व्यवस्था करें और एक कूड़ादान, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं धार्मिक, पर्यटन, अन्य अवसरों पर अपने कूड़ादान अपने वाहन में अवश्य अनिवार्य रूप से उसको रखें। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा संकल्प है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। और अभी हमने हाल में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल उनको ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई वेस्ट सामग्री से बनाए गए, खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार की गई। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास दोनों ही आवश्यक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है ये मॉडल हमारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य पूरे देश के अंदर, देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती होने लगी है। हम जो भी काम यहाँ शुरू करते हैं वो काम देश के अंदर एक मॉडल के रूप में भी बन जाता है। हमने उत्तराखंड में जीईपी की सौगात पूरे देश और दुनिया को दी है। जीडीपी आर्थिक तो पर्यावरण दिवस के विशेष मौके पर आप सुन रहे थे सीएम धामी को, जहां पर एक पेड़ मां के नाम की पहल को जो है हर एक प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी पेड़ जो है लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश जो है पुष्कर सिंह धामी यहां पर देते हुए नजर आएंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। स्कूली विद्यार्थियों ने पुष्प भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और अन्य लोगों के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। सीएम धामी ने प्लास्टिक का कम उपयोग करने का संदेश दिया और हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की है कि पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सुंदर लाल बहुगुणा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के धारकोट क्षेत्र में आयोजित फिल्म गोदान की पुकार के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड की धरती पर इस तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक फिल्मों का निर्माण राज्य के गौरव की बात है। इस अवसर पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना भी की और कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे प्रयासों से न केवल स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलते हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिलती है।
गोदान की पुकार फिल्म सामाजिक संदेशों से भरपूर बताई जा रही है, जो ग्रामीण जीवन, किसान और सामाजिक मूल्यों पर आधारित फिल्म है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। देहरादून में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं विष लगाकर अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपील की है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। सीएम धामी ने कहा कि अभियान न केवल पर्यावरण को संवारने का एक प्रयास है, बल्कि ये मां के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में इस अभियान के तहत हजारों पौधे लगाए जाएंगे, जिससे राज्य की हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। और इस बीच रुक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। पिछले 11 सालों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नहीं, 6 तारीख को तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, मसूरी एलबीएस में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है। एक कार्यक्रम उनका चौपाल, जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भूगुर की बात रखा गया है,
उसके बाद LBS में उन्होंने उनका लेक्चर है, और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहाँ पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहाँ पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के VC वहाँ पर होंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। हरिद्वार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी क्रम में वेयर हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला स्वीप आइकॉन, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को अहमियत पर जोर देते हुए सभी अधिकारियों और उपस्थित लोगों को पौधारोपण कराया गया। साथ ही लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली गई और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर हरित भविष्य और जागरूक नागरिक की थीम को केंद्र में रखते हुए जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस, जल पुलिस, राहत दल की तैनाती की गई। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर ड्रोन निगरानी तक हर पहलू पर प्रशासन पूरे सख्ते से नजर आ रहा है। पर्व इसलिए हम पूना से नहाने के लिए आए हैं, हरिद्वार के लिए, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छी सुंदर लगा था। गंगा दशहरा का महत्व बहुत है हमारे हिंदू धर्म समिति की। हम इसको बहुत ही अच्छे पर्व मानते हैं नहाने का, इसलिए हम बहुत दूर से नहाने के लिए आए हैं गंगा दशहरा के लिए। फैमिली के साथ आए हैं, पूना महाराष्ट्र से रहने के लिए रहते हैं, वहाँ से आए हैं नहाने के लिए हरिद्वार हैं अपनी फैमिली के साथ में। और ये गंगा दशहरा का जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी का अपने दोस्तों से यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। महिला बीजेपी में महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर महिला और उसके एक दोस्त सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य दोस्त की तलाश फिलहाल की जा रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद हरिद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने आरोपी महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला नेत्री का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। बेटी के गुमसुम रहने पर पिता ने उससे बातचीत की, तब बेटी ने मां के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल समेत अन्य व्यक्तियों से उसका यौन शोषण कराए जाने की बात बताई। पुलिस ने तत्काल मामले में अभियोग पंजीकृत करके पीड़ित का 164 में बयान और उसका मेडिकल कराया है। मेडिकल में नाबालिग द्वारा कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एसएसपी ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके में सघन चेकिंग और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने शराबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सड़क पर सरेआम शराब पीने वाले 5 शराबियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के ई-रिक्शा भी सीज कर दिए हैं। एसएसआई अजय शाह के नेतृत्व में नशा करने वाले के खिलाफ अभियान चलाया गया। पूरा मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। और इस बीच रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।